नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मार्च 2017 से उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है और जो भी हो भी क्यों ना, क्योंकि योगी आदित्यनाथ मार्च 2017 से जब से मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया है, उत्तर प्रदेश के 250 उद्योगपति को भी एकत्रित किया है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि निगम भवन में भी उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है, उनकी समस्याओं को सुना है और कॉन्क्लेव साधना समूह द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। सचिव मनोज कुमार यहां पर उपस्थित रहे हैं और यहां पर आपको यह भी बताते चले कि एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था साधना ग्रुप की तरफ से और इस कार्यक्रम में कई लोग भी पहुंचे हुए थे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर साधना ग्रुप कॉन्क्लेव की तस्वीरें हैं, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बड़ी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे, जानी मानी हस्तियां भी पहुंची और तस्वीरें भी लगातार आपको नोएडा से दिखा रहे हैं, जहां पर राज्य मुख्य सचिव मनोज कुमार भी उपस्थित रहे हैं। साथ ही चाहता हूं कृपया एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और हमारे नोएडा के सपने को साकार करने वाले श्री मनोज सिंह जी का खड़े करके एक बार अभिवादन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करें, क्योंकि अपने सबसे अति व्यस्त कार्यक्रम में इन्होंने आज हमें समय दिया है। एनडीए के प्रेसिडेंट हैं और मैं चाहता हूं कि खासतौर से ये एक और शॉल देकर के अभिवादन कृपया तालियों से एक बार आप पुनः इनका आप अभिवादन करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी तो पहले भी बहुत रहे हैं, लेकिन एक ऐसा चीफ सेक्रेटरी हमें मिला है जो काम पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करता है। शायद इसलिए आप लोगों की मुलाकात इनसे कम हो पाई होगी। इससे पहले नोएडा के जितने भी जो लोग आते थे वो हम लोगों से जरूर मिलते थे, आप भी मिलते हैं, लेकिन इनका ध्यान केंद्रित इसलिए है कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जो नवरत्न है उसमें ये एक प्रमुख रत्न है। इसलिए समय काम पर ज्यादा व्यतीत करते हैं, मिलने को कम करते हैं। राज्य में 14 साल के वनवास के बाद साल 2017 में बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई थी। राज्य के मुख्यमंत्री बनते ही योगी ने कई बड़े एक्शन भी लिए हैं, जिनके चलते उनकी काफी तारीफ हुई है और साल 2022 के यूपी चुनाव में जनता ने फिर योगी का साथ दिया था। मैं नोएडा के सभी उद्योगपतियों की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत सर का नाम जितना हमने सुना था कि सर हमेशा इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, आज भी नोएडा में कहीं बात होती तो सर आपका बात ये आती कि चीफ सेक्रेटरी सर को यानी प्रॉब्लम बताइए, बिल्कुल दूर हो जाएगी, क्योंकि आपका माइंड इतना सेट है कि अगर किसी एंटरप्रेन्योर को कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है और वो बात अगर आप तक पहुंची तो आज तक हमें लगा नहीं कि उसका समस्या का समाधान ना हुआ। सर मैं थोड़ा सा एनईए के बारे में बताऊं। 1976 में नोएडा बना था और 1978 में ये एनईए बन गई थी। सबसे पहले जब दिल्ली से बाहर से लोग यहाँ पर उद्योगपति आए तो कहीं सड़कें नहीं थी, कहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, कहीं सेल्स टैक्स का दफ्तर गाजियाबाद में होता था, क्योंकि उस टाइम नोएडा इटसेल्फ गाजियाबाद में था। तो इतनी सारी समस्याओं को देखकर एक इस संघ का जन्म किया गया जी, जन्म हुआ और उसके बाद से लेके आज तक ये इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के बेनिफिट के लिए अपनी हर एक प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज उठाती रहती है और आज सर हजारों एंटरप्रेन्योर्स का नेतृत्व ये एनईए का है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि सर जो 5 साल तक आप लोगों ने कार्य किया है इसको कम से कम 7 तो कर दें, अगर 11 ना करें, कुछ तो सर हमें वक्त मिल जाए इस हालातों को देखते हुए। सर इसी प्रकार से सर कि
अब सर हमारी भी दूसरी तीसरी पीढ़ी यहाँ पर आ चुकी है। जिन्होंने 40 साल पहले उद्योग लगाए थे, अगर वो 30 वर्ष के भी होंगे उस टाइम, तो आज 70 साल की उम्र हो गई है। अब सर रिटायरमेंट एज हो गई, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो आपके माध्यम से सर एक बहुत अच्छा काम हुआ कि अगर रेजिडेंशियल में कोई ब्लड रिलेशन में कोई भी ट्रांसफर होता है तो आपके यहाँ से आदेश हुआ था कि उसका रजिस्ट्रार डिपार्टमेंट 5,000 रुपए लेगा और उसके फैमिली में उसको ही ट्रांसफर हो जाएगा। सर पर वो इंडस्ट्री में नहीं है सर, इंडस्ट्री को उसमें अलग रखा गया। सर क्यों हमारे फादर अगर हमें अपने बेटे को अगर देना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को देना चाहता हूँ, तो मेरे ऊपर भी सर यही रूल लागू होना चाहिए। देश की शुरुआत और प्रगति एक दिव्यांग व्यक्ति से होती है। हालांकि ये मेंटली बहुत साउंड है और यहाँ के एक लीडिंग बिजनेसमैन है। सर मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे आए और खास तौर से मुश्किल के साथ आप यहाँ पहुंचे और आप सर से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। पहला मैं आपसे चाहूंगा कि आप उनकी बात रखें इनके सामने, सर के सामने। अपना प्लीज परिचय दें पहले सर। नमस्कार सर, आप यहाँ आए, हमारा सौभाग्य है ये। मेरा नाम अमित अग्रवाल है। मैं DSI रोबोटिक्स नाम की कंपनी चलाता हूँ। मैंने 2006 में स्टैब्लिश की थी यहाँ पे। एंड दिस DSI रोबोटिक्स इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस रोबोटिक्स कंपनी। और हम लोग मेजर काम कर रहे हैं लोगों की जान बचाने में, बिकॉज हम लोग सीवर, वाटर, वेस्ट वाटर और ओशनिक जो ऑनशोर पाइपलाइनिंग है उसमें काम करने के लिए उसकी सफाई और इंस्पेक्शन के कामों के लिए रोबोट्स बनाते हैं। हमने इंडिया का पहला रोबोट बनाया था सर्वे का, हमने इंडिया का पहला डिस्टेंटिंग रोबोट बनाया था, हमने वर्ल्ड का पहला ऑनशोर रोबोट बनाया था। एंड वी आर अ डीप टेक कंपनी, स्टैब्लिश्ड होकर है, फुल्ली बूटस्ट्रैप। सर मैं अपनी बात रखना चाहूंगा आपके ज्यादा समय में लेते हुए। सर एक निवेदन ये था कि जैसे हम लोग पिछले साल से यहाँ पर हैं, हम लोग चूंकि डीप टेक में इन्वेस्टमेंट भी आसान नहीं होता है, तो मेरी फैमिली ने वी हैव इन्वेस्टेड एवरीथिंग इनटू इट, राइट। सो अभी ऐसा है कि वी वांटेड टू टेक अप सम लैंड, बिकॉज एक बहुत लंबे समय के बाद इन चीजों में गति आई है। तो अब बस प्रॉब्लम ये है सर कि इसके अंदर आपकी जो पॉलिसी है उसमें एक तो जो इंटरव्यू पॉलिसी है उसके अंदर हमें जो पैसा होता है वो इकट्ठा देना होता है। तो उसमें आपसे निवेदन था कि सिंस वी आर डीप टेक, हमारे इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होते हैं रोबोट्स वगैरह में, तो काइंडली उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म पेमेंट प्लान हो तो हमें वो इंटरव्यू के बाद वो प्लॉट देना आसान होगा। और दूसरा ये कि सर इसके अंदर जो लकी ड्रॉ की पॉलिसी है उसमें सर एक तो पार्टिसिपेशन जो हो वो उसमें जैसे लोग नई नई कंपनी खोल के आ जाते हैं। अब हमारे जैसे लोग इस तरह के लकी ड्रॉ में इसलिए पार्टिसिपेट नहीं करते, कोई फायदा ही नहीं है। हम लोग यहाँ 10-15 साल से हैं, तो हमें एक प्रेफरेंस मिलना चाहिए कंपेयर टू कंपनी जो आके रातों रात खुल जाती हैं। हम लोग एक जेन्युइन कंपनी है जो यहाँ पर बहुत सालों से है, सर थोड़ा सा हल बनता है। आपसे निवेदन है। ठीक है। एक और श्रीनगर जिसको हम लोगों ने जीत लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, वहां से होके आई है, इनकी भी स्ट्रैटेजी लगातार मौजूद थी। रश्मि सिंह जी को मैं चाहूंगा मैम कृपया प्लीज एक बुके से आपका स्वागत हो जाए। प्लीज मैम रश्मि जी प्रिंसिपल रेजिडेंट कमिश्नर है जम्मू कश्मीर की, और मैम जब आप मंच पे ही हैं तो एक हमारी औपचारिकता थोड़ी अधूरी रह गई। कृपया दीप प्रज्वलित कर हमारा शुभारंभ, हमारे सेशन का शुभारंभ करें क्योंकि सब बोलने वाले हैं, तो प्लीज कृपया दीप प्रज्वलित कर हम दीप हमारे किसी भी कार्यक्रम की सबसे बड़ी सभ्यता है, और आज उस सभ्यता को हमारे विशिष्ट लोग मौजूद होकर के उस सभ्यता को पालन कर रहे हैं। सर मैम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज कार्यक्रम में हमारी शुरुआत हो रही है। सपना आप प्लीज, साधना की हमारी ब्यूरो है, कृपया आप भी, और एसयू साहब बस आप मैं सीधे चाहूंगा कि सीधे हमारे मुख्य सचिव साहब और मैम, अब मैम प्लीज आप सीट ग्रहण करें और सर आप अपनी बात में रखें और हमारे साथ सर आप कृपया, मैं मुख्य सचिव साहब से बोलूंगा कृपया अपनी सीट ग्रहण करें। साधना टीवी के ब्रजमोहन जी, कमिश्नर पुलिस नोएडा लक्ष्मी जी, अध्यक्ष
नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन, ट्रेजरर और बाकी ऑफिस बेयरर्स, नोएडा में काम कर रहे उद्योगपति साथियों, नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी साथियों, मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा और आभार व्यक्त करना चाहूंगा ब्रिजमोहन जी का कि उन्होंने एक मौका दिया आप लोगों के बीच आने का। नोएडा 1976 में स्थापित किया गया। देश में बहुत कम उदाहरण है, बहुत कम राज्यों के पास ऐसे उदाहरण हैं कि उन्होंने एक नया शहर बसाया हो, नया शहर बनाया हो। और यूपी को ये सौभाग्य मिला है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा जैसे नए शहर को उन्होंने स्थापित किया। आप सबके जहन में नए शहर बनाने में एक चंडीगढ़ का नाम आता होगा, लेकिन वो इस तरह का इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इंस्टीट्यूशनल टाउनशिप और इतने बड़े तादाद में और देश के और विदेश के हर कोने से आकर रहने वाले कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह वो नहीं है। आप सबकी मेहनत और जो भी आपने यहाँ पर अपने आप को, अपने टाइम को, अपने रिसोर्सेज को इन्वेस्ट किया है, उसका नतीजा है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज की तारीख में इस मुकाम तक पहुंच पाया है। इसके लिए मैं सरकार की तरफ से आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो पर कैपिटा इनकम है वो एक तरफ ऐसे जिले भी हैं जहां लगभग ये 40,000 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति है, प्रति वर्ष किया है, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। नोएडा की ये 6 लाख रुपए, तो ये देश में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम के लिए भी नोएडा जाना जाता है। साथियों, बहुत देर से आपने सुना पिछले 2017 से क्या हुआ है, और इस तरह के परिवर्तन और इस तरह के ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस दुनिया में और हिस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलते हैं। मैं आपको 1-2 आंकड़े बताऊंगा, आप खुद इसको जज करेंगे। उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है देश में जो पिछले 7 सालों में अपनी जीडीपी को 2 गुना से अधिक बढ़ाया है। 2017 में स्टेट की जो जीडीपी थी वो 12.5 लाख करोड़ की थी, आज ये लगभग 27.5 लाख करोड़ की है। ये कोई और स्टेट नहीं कर पाया। इस दौरान लगभग 4 करोड़ की आबादी बढ़ी है, हम 20 करोड़ से 25 करोड़ हुए हैं। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जिसने अपने पर कैपिटा इनकम को भी 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। 2017 में यहाँ की पर कैपिटा इनकम $600 हुआ करती थी, जो लगभग 40,000 50,000 रुपए के आसपास है, और आज की तारीख में ये $1,300 है, जो कि लगभग 1.25 लाख रुपए के आसपास है। तो इस तरह के जो अचीवमेंट्स हुए हैं ये सब आप सबकी, किसानों की और बाकी जो हमारे मजदूर साथी हैं उनकी मेहनत का परिणाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सतत इस बात पे फोकस रहता है कि जो भी व्यवसाय है, जो भी इंडस्ट्री है, उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो क्लियरेंसेज हो या और भी कोई चीज को लेकर समस्या हो। इसीलिए हर स्तर पर एक मैकेनिज्म है जिसमें जो आपने ग्रीवांसेस बताए उनको रिड्रेस करने के लिए विभागवार और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज कमेटी, डिविजनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे ये बनी हुई है। इसके बावजूद कुछ समस्याएं लोगों की रहती हैं और वो समय से हल करना हम लोगों का दायित्व है। मैं आपके कुछ सवाल लूं, उसके पहले 1-2 चीजें और आपको बताना चाहूंगा प्रदेश के बारे में। जो मैंने बताया कि हम लोगों की अर्थव्यवस्था लगभग 27.5 लाख करोड़ की है, इसमें आज की तारीख में 25% कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर सेक्टर का है और 25% ही कंट्रीब्यूशन सेकेंडरी सेक्टर का है, जिसमें आपका काम और मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। 50% का कंट्रीब्यूशन सर्विसेज सेक्टर का है। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह के इन्वेस्टमेंट यूपी में आ रहे हैं और आए हैं वो कल्पना से परे हैं। और आज सुबह से जो एक मीटिंग चल रही थी उसमें सभी, पूरे देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और गवर्नर आए हुए थे। माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में नीति आयोग की जो एक गवर्निंग काउंसिल है उसकी मीटिंग सुबह से चल रही थी।
और इसी पर बात चल रहा था कि विकसित भारत 2047 में बनना है या बनाना है तो उसमें प्रदेश की क्या भूमिका होगी और वो कौन से स्टेट क्या करना चाह रहा है। आप सबने सुना कि $5 ट्रिलियन की एक टारगेट रखी है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने $1 ट्रिलियन की एक अपनी टारगेट अपने स्टेट के लिए सेट किया है, जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में ये क्षेत्र नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना जिस तरह से टेक्नोलॉजी के लिए और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिस तरह से फैल रहा है, जिस तरह से मशहूर हो रहा है, वो बहुत कम इलाके इस तरह के हैं। और आज की तारीख में नोएडा लगभग 55% जो देश में मोबाइल बन रहे हैं वो 55% मोबाइल नोएडा में बन रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के हैं वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में बन रहे हैं। अभी आपने सुना होगा फॉक्सकॉन और HCL का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है जो सेमीकंडक्टर के लिए है, और अभी देश में कहीं भी सेमीकंडक्टर बनना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो 6 प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं उसमें 4 गुजरात में है, एक आसाम में है और ये छठा नोएडा को इसका मिला है। और इसमें जो इंडस्ट्रीज के साथ बात चल रही है जो सेमीकंडक्टर में काम करते हैं, वो इस प्रोजेक्ट के सैंक्शन होने के बाद बहुत बड़े पैमाने पर आने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ की तस्वीर जेवर एयरपोर्ट के कंप्लीट होते ही बहुत तेजी के साथ बदलेगी। बीच में हमारी पुलिस कमिश्नर है, तो मैं बस ये चाहता हूं कि एक हमारी 1 मिनट की एक वीडियो है, कृपया हम उसको पहले टेलीकास्ट कर लें, फिर सर को, क्योंकि सर लगातार 2 दिनों से लेकिन उनकी, मैंने कहा ना, पहली प्रायोरिटी आप है, तो आपके लिए वो पहले मौजूद है यहाँ पे, तो हम उन्हें तुरंत रिलीव करेंगे, फिर मैम के साथ एक सेशन जरूर रखेंगे और मैम अपनी बात को भी रखेंगी। तो कृपया पहले मैं अपनी चाहता हूँ टेक्निकल टीम से कि 1 मिनट का वीडियो है वो शुरू कर दें। अपनी सेवाएं दे रही है लक्ष्मी सिंह यूपी के बीजेपी विधायक राजेश्वर सिंह की पत्नी, जो पहले प्रवर्तन निदेशालय में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। लक्ष्मी सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में उनके प्रशिक्षण के दौरान सर्वश्रेष्ठ प्रोफेशनल घोषित किया गया था। साल 2000 में उन्होंने टॉपर स्थान हासिल कर IPS चुना। साल 2014 में उन्हें आगरा में DIG पद पर प्रमोट कर भेजा गया। वहां IPS लक्ष्मी सिंह की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की चर्चा आज भी होती है। उनकी ईमानदार और तेज तर्रार छवि की वजह से साल 2018 में लेडी सिंघम को IG के पद पर प्रमोट किया गया। साल 2019 में उन्हें राजधानी लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई। IPS लक्ष्मी सिंह को जो भी केस दिए गए उसे उन्होंने तेजी से निपटाया। लेडी सिंघम को CM योगी आदित्यनाथ के पसंदीदा पुलिस अधिकारियों के रूप में जाना जाता है। CM योगी ने उन्हें विकास दुबे कांड की जांच सौंपी थी। इस मामले में उन्होंने वर्दी के पीछे छिपे अपराधियों की पहचान की और कार्रवाई हुई। अब IPS लक्ष्मी सिंह यूपी के गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर की जिम्मेदारी संभाल रही है। अगर किसी ने सबसे बड़ा प्रयास किया था तो वो लक्ष्मी सिंह जी ने किया था, मुख्यमंत्री जी ने इन्हें भेजा था, और वो फिर पूरे किसानों का एग्रेशन कम हुआ। सर, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में, और आप लगातार मौजूद रहे, आपने सवालों का उत्तर दिया। सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना समय यहाँ पर आयोजन किया गया था, जहाँ पर आपको बताते चलें कि राज्य मुख्य सचिव मनोज कुमार मौके पर उपस्थित रहे, और साथ ही लक्ष्मी सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर हैं गौतम बुद्ध नगर के, जो भी मौके पर पहुंचे थे। और साथ ही इस कार्यक्रम में जो है वो बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे, और ये जो कार्यक्रम है वो बड़े भव्य तरीके से आयोजित किया गया। साधना ग्रुप कॉन्क्लेव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। राज्य मुख्य सचिव मनोज कुमार मौके पर उपस्थित रहे। हैदराबाद चली गई, वापस ये अभी वापस नोएडा में आती हैं। रुचि से मेरा ये था, मैं जानना चाहूंगा रुचि की, जब आप गई थी तब यहाँ के जो SSP मुझे लगता है प्रवीण कुमार थे, और अब यहाँ पे कमिश्नर आ चुकी हैं लक्ष्मी सिंह जी। हैदराबाद में आप रही हैं, अब आप नोएडा पिछले 2-3 महीनों से रह रही हैं, क्या डिफरेंस देखती हैं आप? गुड इवनिंग मैम। डेफिनेटली ये बहुत बदला हुआ नोएडा है। डेफिनेटली ये वैसा नहीं है जैसा मैं छोड़कर गई थी, एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई होप टू
आपसे मिलकर आपको अपना कमिश्नर एज अ कमिश्नर देखकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। अब मैम चाहेंगे हम तो प्लीज कृपया आप मैम पोडियम पे पहुंचे। मुझे मालूम है आप काफी देर से इस कॉन्क्लेव में बैठे हैं और आपने काफी विचारों का आदान प्रदान किया भी होगा और सुना भी होगा। तो आई विल बी वेरी शॉर्ट एंड क्रिस्प। और मुझे लगता है कि यूपी के बारे में और नोएडा के बारे में जैसी छवि में परिवर्तन आम आदमी से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर्स ने महसूस किया है, उसकी जर्नी के पीछे की क्या बातें हैं वो जरूर आप तक पहुंचे और आपके माध्यम से हमारे अन्य सिटीजन्स तक पहुंचे। आज के इस कॉन्क्लेव का आयोजन करता साधना चैनल के हेड ब्रिजमोहन भाई साहब, पंचासीन यूपी एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उनके सारी कोर कमेटी के मेंबर्स, पुलिस विभाग के मेरे साथी, अन्य जो विभागीय अधिकारीगण यहाँ उपस्थित हैं तथा इस चलते फिरते अच्छे शहर के सभी जो बाशिंदे हैं, नागरिक हैं, मैं उनका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। जो पिछले 7 सालों में 2017 के बाद से और 8 सालों में आपको यूपी की पुलिसिंग के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आमूल चूल परिवर्तन होते दिखा है, उसके पीछे बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड छोटे छोटे कदम हैं जिसकी वजह से ये बदलाव आपको दिखे हैं। ये वही पुलिस है, वही अधिकारी हैं, उनका वही प्रोफेशनल कमिटमेंट रहा है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि पहले ये अधिकारी अपने एम्बियंस में, अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में, वर्किंग कंडीशंस में जूझते ज्यादा थे। अब उनको काम करने की फ्रीडम मिल गई है। जब काम करने की फ्रीडम मिलती है तो बट नेचुरल है कि सड़क पर खड़ा हुआ हमारे विभाग का एक जवान से लेके और शीर्षस्थ बैठे डीजीपी स्तर के अधिकारी तक सभी के अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरे होते नजर आ रहे हैं। जब ये फोर्स काम मिलके साथ करके एक जैसे लक्ष्य के संग आगे बढ़ता है तो उसके रिजल्ट्स भी बड़े दूर तक जाने वाले, शाश्वत रहने वाले, परमानेंट होने वाले चेंजेस होते हैं। आज की तारीख में एशिया का सबसे बड़ा पुलिस फोर्स बनकर उत्तर प्रदेश पुलिस उभरी है। 25 करोड़ जनता की 24 घंटे की, 7 दिन 365 दिन की डिमांड्स को पूरा करने वाले, उनको मीट आउट करने वाले, उनके एक्सपेक्टेशंस पर, उनकी आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने वाले ये जो पुलिस फोर्स है। आपने ये पाया होगा, ये तो हम लोग इस विभाग में काम किए हैं तो हम लोग विभाग में होने वाले परिवर्तनों के साक्षी रहे हैं। This has been the most, I will say, crucial formative years for उत्तर प्रदेश पुलिस। ऐसा नहीं है कि हम पहले भी अच्छा काम नहीं करते थे, वो काम का रिजल्ट इतना अच्छा आता नहीं था क्योंकि मैन आवर्स की समस्याएं होती थी। पिछले 8 वर्षों में लगातार रिक्रूटमेंट की पॉलिसी और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ऑन मेरिट रिक्रूटमेंट ने। फिलहाल में इतना ही। नमस्कार।